केवल अवैध मदरसे बस यही रटने में है। कोई सफलता बताने के लिए सिर्फ पुष्कर सिंह धामी को नहीं मिली, तो इस समय मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। रुड़की में सार्वजनिक संपत्तियों पर उन पर कब्जे के बहुत सारे मामले सामने आए। मुझे तकलीफ है इस बात की कि उन ऐसे इरेगुलर मामलों में यहाँ के सम्मानित विधायक का नाम भी आ रहा है। वो पहले व्यक्ति हैं जिसने मैदानी पहाड़ी कहा, इसलिए श्री महेंद्र भट्ट को भी हटाया जाना चाहिए। रितु खंडूरी के खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए। पहले के 5 साल रहे हों और इस समय के, हाँ 5 साल में इन्होंने मुख्यमंत्री जरूर हमको दे दिए 3-4, मगर राज्य को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आज एक तरफ जबरदस्त पलायन है, बेबसी का पलायन है। पहाड़ों में गांव के गांव खाली हो रहे हैं और नीचे के हिस्सों में भाबर और तराई में, प्लेन्स में जो शहर हैं, उन शहरों की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा रही है। कारण यह है कि जितनी व्यवस्था नहीं है उससे ज्यादा आवक हो रही है। तो कोई प्लानिंग किसी तरीके की नहीं है कि भाई जो लोग आएंगे तो क्या हम करेंगे उनके लिए। इसीलिए सारे शहर कुव्यवस्था के शिकार हैं और उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि जो विकास की गाड़ी है वो पटरी से उतर चुकी है। अब मुझे नहीं लगता है कि भाजपा या धामी या कुछ भी कहें, ये हवाई बातें कर सकते हैं, लेकिन जमीन में जो जनता के जीवन में अंतर पैदा करने वाली बात है वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। न ये पलायन थाम पा रहे हैं, न बेरोजगारी रोक पा रहे हैं, न महिलाओं पर अत्याचार निरंतर बढ़ रहे हैं, दलितों पर अत्याचार निरंतर बढ़ रहे हैं, किसानों की घोर अनसुनी हो रही है। हालत यह है कि पूरा सत्र निकल गया है, लेकिन अभी तक चीनी गन्ने के खरीद मूल्य इन्होंने घोषित नहीं किया। किसान असमंजस में है, बल्कि एक और असमंजस भी किसान के सामने है कि ये सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं है। मेरी मांग है कि सरकार आश्वस्त करे कि जब तक एक भी गन्ना खेत में खड़ा है चीनी मिलें बंद नहीं होंगी। लोगों में डर है, किसानों में आशंका, इस समय चिंतित है किसान इस बात को लेकर। और अभी लगभग 20-25% गन्ना कई इलाकों में खेतों में खड़ा है, तो किसानों की भी अवहेलना हो रही है। इस समय महिला अत्याचार में अधिकांश मामलों में बलात्कार, महिलाओं के साथ दुष्कर्म आदि के मामलों में भाजपाइयों के नाम आ रहे, आधे से ज्यादा स्थानों पर। यहाँ सांतरसा से लेकर के हर जगह कहीं न कहीं भाजपा के नेताओं के नाम आ रहे हैं। तो ये स्थिति राज्य के लिए बहुत चिंतावर्धक है। महंगाई निरंतर बढ़ रही है, उस पर बिजली के दाम, मुझे लग रहा है कि राज्य में एक और बिजली के रेट्स में वृद्धि की हो रहा है। पानी घर घर नल कहा, पानी तो आया नहीं, लेकिन पानी का बिल जरूर आ रहा है। लोग उससे त्रस्त हैं, लोग परेशान हैं, बड़ी मात्रा में परेशान हैं। और हमने हमारे समय में हमने करीब 1,75,000 से कुछ ज्यादा थे ऐसे लोग थे गरीब, जिसमें अधिकांश लोग दलित हैं।
और फिर उसके बाद अति पिछड़े लोग हैं जो कहीं न कहीं सरकारी भूमि पर या ग्राम समाज की भूमि पर किसी ने मकान बना रखा था, किसी ने झोपड़ी बना रखी थी, या कोई किसी नदी नहर के खाले में रह रहा था, तो हमने उनको मालिकाना हक देने की जनरल आदेश कर दिया कि जो लोग भी जिस जमीन पर पिछले 10 साल से ज्यादा समय से बैठे हुए हैं वो उनका हम रेगुलर कर देंगे उनके नाम पर। ऐसे लगभग 70-75 हजार लोगों के तो रेगुलराइजेशन हो गया, लेकिन 1 लाख लोग जो है, प्रक्रिया होती है लंबी, उसमें कुछ आ नहीं पाए, किसी को जानकारी नहीं हो पाई, कोई कहीं रह गया, कोई किसी में रह गया। तो ये इन्होंने अब उन सबको बेदखली के नोटिस दे रखे हैं। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि हरीश रावत ने कहा कि उनके सरकार के समय में जिन भूमिहीनों, दलितों, अति पिछड़ों को उन्होंने जिस भूमि में बसे हुए थे, जिस जमीन के टुकड़े में बसे हुए थे, उसको मालिकाना हक देने का निर्णय लिया था और उनकी सरकार ने उसके संबंध में आदेश जारी किया था, और जो है आज उनमें से अधिकांश लोगों को बेदखली के नोटिस दिए जा रहे हैं। तो ये उनको बसाने के बजाय उनको बेदखल करने का काम कर रहा है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और इधर धामी जी अब यूसीसीसी नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि उसमें उनके समझ में ये आ गया कि उत्तराखंड परिवारवादी राज्य है और जो यूसीसी है उसमें लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण की जो बात कही है वो परिवार और विवाह संस्था को समाप्त कर दी। जब चलते सीधे ऑनलाइन कहने से आप पति पत्नी की तरीके से रह सकते हैं, तो फिर लोग ये शादी ब्याह क्यों करेंगे झंझटों में। तो ये विवाह नामक संस्था के ऊपर और जो हमारी संस्कार हैं, सनातनी संस्कार हैं, ये उस पर हमला है। अब इधर लव जिहाद यूसीसी के कारण, जब तुमने तो लव जिहादी को, तो अब ये भी तो लव जिहादी है दूसरे तरीके से, तो वो भी नहीं कह पा रहे हैं। अब थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, ये सब चीजें वो रह गई। कुछ दिनों तक ये कहते थे अवैध कब्जे, मदरसे, अब मदरसों में आ गए। आजकल कह रहे हैं कि मदरसे अवैध मदरसे। जिसने अप्लाई कर दिया आप उसको अवैध कैसे कह सकते हैं। ये जितने मदरसे हैं जिनको आज अवैध के नाम से ये सीज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, उन लोगों ने, किसी ने 8 साल पहले, किसी ने 6 साल पहले, किसी ने 7 साल पहले अर्जी इनको लगा रखी है। आपने उस अर्जी पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसने जो उसका फीस इत्यादि जो आवश्यकताएं हैं, औपचारिकताएं हैं, वो सारी पूरी कर रखी, और आपने ये भी नहीं कहा हम नहीं देंगे। आपने नहीं कहा उनको नहीं देंगे। लेकिन जब इस समय कोई सफलता बताने के लिए श्री पुष्कर सिंह धामी को नहीं मिली, तो इस समय मदरसों को टारगेट किया जा रहा है अवैध मदरसों के नाम से। और बड़ी दुख की बात यह है कि अब रमजान के महीने में ईद आ रही है, बच्चे ईद मनाएंगे या तुम उनको उनका स्कूल जाना बंद कर रहे हो, मदरसे में जाना बंद कर रहे हो? कहाँ पढ़ेंगे वो बताओ ना। कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो करो। ये व्यवस्था है भाई इन बच्चों के लिए। आखिर वो बच्चे भी तो इसी राज्य के नागरिक हैं, उनके अभिभावक भी तो इसी राज्य के नागरिक हैं। तुम बता ही नहीं रहे उनको। और लगातार कुछ नहीं है,
3 साल की उपलब्धियां नहीं बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी, केवल अवैध मदरसे अवैध मदरसे अवैध मदरसे, बस यही रटने में है। तो ये राज्य चलाने का तरीका नहीं हो सकता है। अब हर वर्ग को उत्पीड़ित कर रहे हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, जो भूमिहीन लोग हैं उनको, और आप जो पिछली सरकार ने उनको मालिकाना हक दिया, अब आप उनका उत्पीड़न करने का काम कर रहे हो। मदरसा राज्य की नीति के अनुसार मदरसे खोले जाते हैं, उसकी प्रोसेस है, उसका तुमने मदरसा बोर्ड बना करके रखा हुआ है राज्य के अंदर, सब बना करके रखा है। क्या मदरसा बोर्ड ने कहा ये अवैध है? तो आप कैसे उनको अवैध कह सकते हैं जिन्होंने अप्लाई कर रखा है? ये आपकी गलती है। आपने 9 साल, 10 साल, 8 साल, 7 साल से लगातार अर्जी लगा रखी है व्यक्ति ने, आप उसको ये नहीं कह रहे हो कि तुम्हारी अर्जी अस्वीकार्य, तो कहते नहीं खोलना है। सरकार ने ये भी घोषणा नहीं की हम कोई नया मदरसा नहीं खोलने देंगे, कहीं है कहीं घोषणा की? तो फिर अचानक एक दिन आप ऐसे मदरसों को चिन्हित करके उनको अवैध कर रहे हो। हमारा प्रश्न यह है कि आप इनको बस इन बच्चों को पढ़ाओगे कहाँ, उसकी व्यवस्था करो, और बिना उस व्यवस्था के आप मदरसों को सीज नहीं कर सकते, और यदि आप कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, हम इसका विरोध करें। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपसे कहनी थी। तो ये 8 साल घोर निराशा के साल हैं, जिसमें 5+3, ये 3 साल का भी कुछ बताने के लिए नहीं है। इसी रुड़की में कुछ बताने के लिए नहीं है। रुड़की का पुल जोड़ने वाला सब मेन पुल सौरानी का, उसमें खतरे का निशान लगा हुआ है, लेकिन आप वैकल्पिक पुल कहाँ बनेगा उसकी कोई तैयारी नहीं है। जब रुड़की जैसे शहर के में ये सब कुछ हो रहा है, तो ये सब बातें मुझे आपके सामने कहनी थी। और मुझे बहुत इस बात को कहते हुए तकलीफ है कि रुड़की में सार्वजनिक संपत्तियों पर, जो नगर निगम की संपत्तियां हैं, उन पर कब्जे के बहुत सारे मामले सामने आए, और मुझे तकलीफ है इस बात की कि उन ऐसे इरेगुलर मामलों में यहाँ के सम्मानित विधायक का नाम भी आ रहा है। वो चिंता का विषय है। आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके जो जनता की संपत्ति है या राज्य की संपत्ति है, उस पर इस तरीके से कब्जा नहीं कर सकते। तो ये बातें मुझे आप सर, कैबिनेट विस्तार की भी चर्चा, कैबिनेट विस्तार करने की, हाँ, ये राजनीतिक अस्थिरता दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। और अब पता नहीं विस्तार होता है क्या होता है, ये तो ये जाने। और दामी सरकार के 3 साल स्वर्णिम बताए जा रहे हैं। मेरे तक एक घोर निराशा के साल है। हर व्यक्ति, हर वर्ग आज निराश है। और जो आपने किसानों की बात की है, 34 करोड़ भुगतान बाकी है, जो बाहर के किसान है, यानी हरियाणा किसान है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लेटर जारी, पत्र लिखा है पुष्कर सिंह धामी को, भाई इनका भुगतान कराइए। उसको लेकर क्या करेंगे? हमारे किसानों का, ये तो अपने किसानों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। हरियाणा के किसान तो छोड़ दीजिए, हैं, जिनके अपने किसानों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। यही झबरेड़ा से लेकर के भगवानपुर तक, हैं, यहाँ सारे सब किसानों का जो है, इकबालपुर चीनी मिल पर बरसों से बकाया है, नहीं पड़ा 100 करोड़ रुपया। मैं पिछली बार मैंने सॉल्यूशन भी दिया था, मैंने कहा भाई 4 साल का प्लान बनाओ, हर साल 25-25 करोड़ रुपया आप राज्य के बजट से दीजिए। और मैंने ये बजट से पहले ये सुझाव दिया। तो पहाड़ और प्लान को लेकर भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं, अलग अलग बयान आ रहे हैं, उनको लेकर देखिए, अब हम उत्तराखंड है, पहाड़ इसका हिस्सा है, मैदान भी इसका हिस्सा है। साजिश कौन रच रहा है? मैदान पहाड़ और नहीं, ये देखिए, उत्तराखंडवादी सोच होनी चाहिए।
उसमें मैदान का भी कल्याण है, उसमें बाहर का भी कल्याण है। और एक व्यक्ति ने जो सत्ता में है, महत्वपूर्ण व्यक्ति था, वो विधानसभा में एक अति अशिष्ट तरीके से किसी एक समूह को संबोधित करता है, तो क्या उसको माफ कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वो मैदान का रहने वाला है? कल कोई पहाड़ का रहने वाला व्यक्ति किसी दूसरे के लिए इस तरीके के गंदे भाव से शब्दों का इस्तेमाल करेगा, कहेगा कि साहब उसको माफ कर दिया गया, मुझको भी माफ कर दिया जाना चाहिए। तो गंदे शब्द कहने वाला अशिष्ट व्यक्ति, कुत्सित शब्दों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति न मैदानी है न पहाड़ी है। वो जो है, यदि कुछ है तो उत्तराखंड द्रोही है। उसने उत्तराखंड के मान सम्मान को घटाया है। तो ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल से निकाला जाना चाहिए था और समाज को भी ऐसे लोगों को फटकार लगानी चाहिए। उनको किसी भी कीमत पर क्षेत्रवाद का या जातिवाद का वस्त्र ओढ़ करके उनको बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। यदि कोई ऐसे कोशिश कर रहा है तो मैं उस कोशिश की निंदा करता हूं, और वो अपने हित में भी नहीं कर रहा और राज्य के हित में भी नहीं कर रहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर भी बड़े आरोप लग रहे हैं। भाजपा जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, उन पर भी काफी बयानबाजी हुई। हाँ, उन्होंने असल में वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि प्रेमचंद का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मैदान का रहने वाला है। तो वो पहले व्यक्ति हैं जिसने मैदानी पहाड़ी कहा, इसलिए श्री महेंद्र भट्ट को भी हटाया जाना चाहिए और उत्तराखंड को उसके खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए। रितु खंडूरी के खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए। हमने कांग्रेस पार्टी ने दोनों के खिलाफ कहा है कि ये दोनों ने अपने पद की गरिमा का अपमान किया है। इनको अकेले प्रेमचंद को नहीं, इनको भी दंडित किया जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने प्रेमचंद के प्रेम में अपने पद की गरिमा को घटाया है।